हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सो आज हम पार्ट थर्ड जो होगा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो होगा उसमें आज ये टॉपिक कवर कर देंगे। सो जो भी फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। वो आपको प्लेलिस्ट जो होगा जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, उसमें जाओ आप प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको जीके जो भी पोर्शन होगा जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, जिसमें हमने हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, बाकी जो सेक्शंस थे जीके के विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, वो हमने वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। उसके आपको वीडियोस सारे वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये आज पार्ट थर्ड जो होगा इसमें जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन से कुछ फैक्ट्स देखेंगे, और जो हमारे पास इसमें 14 पार्ट्स हैं उसके लिए आपको ट्रिक बताऊंगा, ताकि वो 14 पार्ट्स आपको उसी टाइम अभी ही याद हो जाएंगे वीडियो को देखते देखते ही। और उसके बाद जो हमारे पास इसके शेड्यूल्स हैं, 5 शेड्यूल्स, उसके लिए भी बार बार क्वेश्चन वहाँ से आता है शेड्यूल्स पे, ये शेड्यूल किससे डील करता है, तो वो चीज़ें भी आपको कवर हो जाएंगी विद, मैं उसके लिए भी ट्रिक बताऊंगा ताकि ये दोनों चीज़ें कवर। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर सेक्शंस पे, सेक्शंस 103 सेक्शंस है, तो उसको कोई ट्रिक बनाना इतना आसान तो नहीं है, उसके लिए सबके लिए सेक्शंस बना, सब सेक्शंस के लिए। उसके लिए सिंपल सी बात है, सारे सेक्शंस को एक बार पढ़ लो, 2-3 बार, और जिस पे मैंने ट्रिपल स्टार रखा हुआ है उसको अच्छे से पढ़ना। वो सेक्शंस बार बार पूछे जा रहे हैं और बाकी सेक्शंस को भी नज़र दोगे। हाँ, शेड्यूल्स की बात है, उस पर मैंने ट्रिक लाई है, और जो मेरे पास 14 पार्ट्स हैं उस पर ट्रिक, ताकि वो चीज़ें आपको जल्दी माइंड में उतर जाएंगी। और जो होगा आज इसका लास्ट पार्ट है, ये कवर हो जाएगा। इसके बाद हम पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया वो टॉपिक भी कवर करेंगे साथ साथ जो होगा। फिर इसकी PDF भी आपको बाद में मिल जाएगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए अब शुरू करते हैं। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में है। सबसे पहले हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर यूटी की बात करें तो इसको 4 सीट्स दी गई हैं। कहाँ पे? राज्यसभा में, ठीक है ना। राज्यसभा जो है अपर हाउस ऑफ द, या इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर की कितनी सीट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राज्यसभा की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें 4 सीट्स यहाँ पे रखी गई हैं राज्यसभा में, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है चीफ जस्टिस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ उसके बाद जो यहाँ का पहला चीफ जस्टिस थी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की, ये देखना यहाँ पे ये है गीता मित्तल, जो थी एब्रोगेशन से पहले बनी थी। गीता मित्तल ऑलरेडी जब एब्रोगेशन हुई आर्टिकल 370 की, उससे पहले भी वो एज ए चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट थी। लेकिन जब वो हो गया उसके बाद भी कुछ लगभग 1 साल तक ये गीता मित्तल ही रही चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आए यहाँ पे एक्टिंग चीफ जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर के, जिन्होंने एक्टिंग फर्स्ट चीफ जस्टिस जो थे वो थे राजेश बिंदल, याद रखना इनका नाम भी। उसके बाद पहले चीफ जस्टिस जो अपॉइंट किए गए आफ्टर द आर्टिकल 370 के बाद, यानी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, जो पहले यानी फर्स्ट अपॉइंट, ये गीता मित्तल तो पहले से अपॉइंट थी ना, ये तो आर्टिकल जो आपका आर्टिकल ब्रेक हुआ उससे पहले ही थी ऑलरेडी, और फिर कुछ दौरान 10 महीने इसने यहाँ पे एज ए चीफ जस्टिस काम किया। लेकिन उसके बाद बोले अगर पहला चीफ जस्टिस जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट को आफ्टर एब्रोगेशन के बाद जो अपॉइंट किए गए वो थे पंकज मित्तल। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पंकज मित्तल था उनका नाम। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ से एडवाइजरी कमेटी। सबसे पहले एडवाइजरी कमेटी होती क्या है? देखो, एडवाइजरी कमेटी जो होती है इसे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। कौन बनाती है? हर स्टेट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो एडवाइजरी कमेटी बनाती है। इस तरह से एडवाइजरी कमेटी यूटी लद्दाख और यूटी जम्मू एंड कश्मीर दोनों के लिए बनाई गई। इसका क्या काम होता है एडवाइजरी कमेटी का? देखो, एडवाइजरी कमेटी का ये काम होता है कि ये जो होती है, जो एसेट्स होते हैं, जो लाइबिलिटीज़ होती हैं हमारे पास, जो एसेट्स होते हैं, जो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो कॉरपोरेशन की, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाएगी। मतलब हमारे पास अगर एसेट्स की बात करें, जैसे पब्लिक पार्क्स
या फिर हमारे पास लाइब्रेरीज होंगी, एम्बेसीज होंगी, बिल्डिंग्स होंगी, उसके लिए जो फंड्स आएगा वो सारा कुछ जो होता है वो एसेट्स होते हैं गवर्नमेंट के। इसी तरह से गवर्नमेंट्स की कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं, जैसे हमारे पास टैक्सेशन है, फिस्कल पॉलिसी आ जाती है इसमें, या गवर्नमेंट्स के कुछ बाउंड्स होते हैं, तो वो उसके उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी वो एडवाइजरी कमेटी करती है। इसी तरह से बात करेंगे हम बाकी एडवाइजरी कमेटी का, और ये काम होता है यानी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है या वाटर सप्लाई किया जाता है, उसकी जनरेशन के साथ भी एडवाइजरी कमेटी डील करती है। जो लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, पानी प्रोवाइड किया जाता है, उसके लिए भी एडवाइजरी कमेटी होती है। इसी तरह से कोई फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो होगी उसके साथ भी डील करती है एडवाइजरी कमेटी। अब क्या होता है कि इसी तरह से जम्मू कश्मीर यूटी और जम्मू कश्मीर लद्दाख यूटी दोनों के लिए एडवाइजरी कमेटी बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई। अब इसका काम क्या होगा, सबमिट द रिपोर्ट विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर ये अपनी रिपोर्ट को सबमिट करती है। कौन, एडवाइजरी कमेटी। अब रिपोर्ट किसको सबमिट करती है, वो करती है लेफ्टिनेंट गवर्नर को। जो वहाँ का जिस यूटी का लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा उसको कौन रिपोर्ट सबमिट करेगी, एडवाइजरी कमेटी करेगी। और 6 महीने के अंदर अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि एडवाइजरी कमेटी गवर्नर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है तो कितने महीने के अंदर करती है, कितने पीरियड के अंदर, 3 months, 4 months, 6 months, 1 year। तो याद रखना वो 6 मंथ के अंदर रिपोर्ट गवर्नर के पास चली जाती है। फिर क्या होगा, उसके बाद जो गवर्नर होंगे, याद रखना, उसके बाद जो गवर्नर होंगे वो क्या काम करेंगे, वो इस पे एक्ट करेंगे, इस एडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट होगी, और 30 दिन के अंदर अंदर वो अपनी रिपोर्ट देंगे। कौन, गवर्नर। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि गवर्नर को कितने दिन के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट देनी पड़ती है, इन इसका रिप्लाई देना पड़ता है। तो विद इन 30 days गवर्नमेंट जो गवर्नर होगा वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसे रिप्लाई देना पड़ता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, बहुत बार बने, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं याद रखना, एंटी करप्शन ब्यूरो की बात करें, ECB, और ट्रांसफ़र ऑफ IAS, IPS, फॉरेस्ट सर्विस ऑफिशियल्स। डिफरेंट ऑफिशियल्स होते हैं, IAS ऑफिशियल्स भी यहाँ पे काम करते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज जिन्होंने क्रैक किया होता है वो यहाँ के काम करते हैं, IPS यहाँ पे काम कर रहे हैं, इंडियन पुलिस सर्विस, एंड फॉरेस्ट सर्विस ऑफिशियल्स। ये डिफरेंट स्टेट्स में इनकी पोस्टिंग हो सकती है, अब डिफरेंट ड्यूटीज़ में, और ये सारा कंट्रोल जो होगा एंटी करप्शन ब्यूरो का, ट्रांसफर्स ऑफ IAS, IPS, ये सारा आप किसके अंडर होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूटी का। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा वो सारे इख्तियारात अब उसी के पास हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटेंड ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। देखो लेजिस्लेटिव पावर्स कहाँ पर एक्सटेंड, लेजिस्लेटिव पावर्स है जो आपकी असेंबली बनेगी जब आपके इलेक्शंस होंगे यहाँ स्टेट के अंदर, ये नहीं स्टेट का जो स्टेटहुड वापस दिया जाएगा तो यहाँ पे इलेक्शंस करवाए जाएंगे, फिर यहाँ की असेंबली बनेगी। अब उस असेंबली के जो पावर्स होंगे कि किस किस चीज़ पे वो यहाँ पे लॉज बना सकती है, तो वो याद रखना, पावर्स टू स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जो भी कॉन्करेंट लिस्ट होगी जिसपे दोनों पार्लियामेंट भी बना सकता है और स्टेट के अंदर दोनों मिल के बनाते हैं, स्टेट होगी जिसपे स्टेट के अंदर जो लॉज बनाए जाते हैं स्टेट के रिलेटेड, वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली बना सकती है, उसके पास पावर होता है। इस पे एक एक्सेप्शन रखी गई है, इस पे वो लॉ नहीं बना सकती जो यहाँ की असेंबली होगी, वो याद रखना, वो है पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था SSB में कि कौन सी चीज़ है जिस पे एक्सेप्शन रखी गई है, यानी यहाँ की लेजिस्लेटिव पावर उसके पास नहीं है कि वो यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर और पुलिस पे यहाँ पे क्या बनाए, लॉज बनाए। अब वो डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा हाथ रहेगा यहाँ पे, उनका कंट्रोल रहेगा किस पे, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस पे। पब्लिक ऑर्डर का मतलब क्या होता है, यानी ये 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करना, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ कि किस तरह से लाइफ ऑफ कॉमन सिटीजन को प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ कॉमन सिटीजन को प्रोटेक्ट किया जाएगा, वुमेन्स के अगेंस्ट कोई क्राइम हो रहा है उसको कैसे रोका जाएगा, ये सारा कुछ जो होता है पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस के अंदर आता है। इस पे जो भी अब लॉज बनेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ये चीज़ याद रखना, ये एक्सेप्शन है, इस पे अब स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है, ये आपको मैंने सेक्शंस में कवर किया है कि सेक्शन 32 फर्स्ट इसके साथ डील करता है एक्सटेंट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। उसके बाद
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलॉन्ग विद द सीएम। ये क्या होगा, जब यहाँ पे स्टेटहुड वापस किया जाएगा, यहाँ की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाई जाएगी। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होगी, जो आपकी असेंबली की सीट्स होंगी टोटल, उसका 10% जो होगा, कितना, उसका 10% जो होगा वो बनाएगा आपके पास क्या, ये चीज़ याद रखना, उसका 10% जो होगा ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होगा वो होगा इसका चीफ मिनिस्टर, वो उसके इनमें इंक्लूड होगा। ये होंगे आपके पास 10 होंगे, जितनी सीट्स होंगी उनका 10% ले लो। अब हमारे पास क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगी वो लेजिस्लेटिव असेंबली का कितना परसेंट होगी, वो होगी 10%, उससे ज़्यादा नहीं। ये चीज़ याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा, यहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी उन पे जो सीएम होगा, वहाँ यहाँ का चीफ मिनिस्टर, वो एडवाइस करेगा। वो किसको एडवाइस करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। यानी कोई भी लॉ बनाना है, कोई भी कानून बनाना है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को उसको एडवाइस देनी है, उसको पूछना है, और विच स्टेट असेंबली कैन मेक लॉ, फिर बना सकती है। यानी इस तरह से वो नहीं बना सकती, इन कंसल्टेशन विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ये भी, नंबर ऑफ द विमेंस टू बी नॉमिनेटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो आपकी असेंबली बनेगी यहाँ पे, उसमें गवर्नर जो आपके स्टेट्स के होंगे, यानी जो आपका, वो 2 वुमेंस को नॉमिनेट करेगा। कितनी वुमेंस को नॉमिनेट करेगा, 2 वुमेंस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एसएसबी ने पूछा हुआ है कि गवर्नर जो होगा असेंबली के अंदर कितनी सीट्स पे वुमेंस को नॉमिनेट करेगा, 2 सीट्स पे वुमेन को नॉमिनेट करेगा, 2 वुमेंस को नॉमिनेट करेगा। ये चीज़ भी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर यूटी, यानी जम्मू कश्मीर यूटी के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। उनका नाम था गिरीश चंद्र मुर्मू। और इस वक्त जो प्रेजेंट आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है मनोज सिन्हा, जो इस टाइम प्रेजेंटली आपकी यूटी के अंदर हैं। ये याद रखना। अब क्वेश्चन कैसे होगा, ये पूछ रहा है यहाँ पे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर यूटी। अगर मैं यहाँ पे एलजी काट के सीधा लिख दूँ गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ द जम्मू कश्मीर स्टेट, वो कौन थे, वो थे करण सिंह। कंफ्यूज नहीं होना, वो थे करण सिंह। यानी उस टाइम यूटी नहीं थी, उस टाइम स्टेट थी, तो पहले गवर्नर कौन थे, वो थे करण सिंह। वो चीज आपने पढ़ा होगा, वो थे करण सिंह। और लास्ट गवर्नर कौन थे जम्मू कश्मीर यूटी के, उनका नाम था सत्यपाल मलिक। ये चीज़ें याद रखना, सत्यपाल मलिक थे लास्ट गवर्नर। पूछेंगे दैट मीन्स आर्टिकल से पहले लास्ट गवर्नर कौन थे, सत्यपाल मलिक। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं थे, वो गवर्नर थे। इसी तरह से पहले गवर्नर कौन थे स्टेट जब थी, तो करण सिंह। पहले एलजी कौन थे, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। और इस वक्त प्रेजेंट आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए डाल सकता है, समझना इस चीज़ को। उसके बाद फर्स्ट एलजी ऑफ लद्दाख, लद्दाख के पहले एलजी कौन बनाएंगे, यानी आर्टिकल 370 के बाद, उनका नाम था आर.के. मुत्थर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त कौन है लद्दाख के आपके एलजी, उनका नाम है बी.डी. मिश्रा, जो इस वक्त प्रेजेंटली हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप याद रखना, ठीक है ना। अब आती है शेड्यूल्स की बारी। शेड्यूल्स के बारे में आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ। 5 के 5 शेड्यूल्स आपको अभी यहीं पे इसी टाइम आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो शेड्यूल्स पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। पहले 5 शेड्यूल्स क्या हैं। देखो शेड्यूल्स कितने हैं, 5 शेड्यूल्स हैं, ठीक है ना। पहला शेड्यूल जो है वो डील करता है मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर यूटी की। जो काउंसिल ऑफ स्टेट होगी उसके अंदर जो मेंबर्स होंगे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्टेट होगी उसके अंदर कितने होंगे, वो 10% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का 10%, जो अभी भी मैंने आपको बोला, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स के साथ डील करता है फर्स्ट शेड्यूल। एंड नेक्स्ट सेकेंड शेड्यूल डील करता है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज जम्मू एंड कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी। 2 यूटीज है ना, लद्दाख यूटी और जम्मू कश्मीर यूटी। इनके अंदर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज कितनी होंगी, तो उसके साथ डील करें तो सेकेंड शेड्यूल। एंड थर्ड वन जो होगा आपके पास, ये शेड्यूल डील करता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज जम्मू कश्मीर यूटी। ओनली जम्मू एंड कश्मीर यूटी के अंदर कितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वो आपके पास थर्ड शेड्यूल डील करता है। उसके बाद नेक्स्ट इज
फोर्थ शेड्यूल जो है वो ऑथ एंड एफर्मेशंस, यानी ऑथ्स लेना, जो मैंने आपको पहले भी इस चीज़ के बारे में बताया, ऑथ्स क्या होती हैं, एफर्मेशन क्या होती हैं। जब कोई मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं उन्हें शपथ लेनी पड़ती है, वो होते हैं ऑथ्स एंड एफर्मेशंस, वो पार्ट फोर्थ शेड्यूल फोर्थ में आता है। एंड लास्ट वन इज द शेड्यूल फिफ्थ। देखो शेड्यूल फिफ्थ क्या है। शेड्यूल फिफ्थ जो है सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल टू द जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूटी। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूटीज़ के अंदर सेंट्रल लॉज भी एप्लीकेबल होंगे, ये फिफ्थ शेड्यूल में है। ट्रिक क्या है अब बताता हूँ। 5 शेड्यूल्स हो गए ना यहाँ पे। 5 शेड्यूल्स के लिए मैंने ट्रिक बनाई है कूप, COAP कूप M। इतना ही याद रखना, कूप M। 5 शेड्यूल्स आपके जहन में चले जाएंगे, COAPM कूप। अब इसको नंबरिंग कहाँ से देना, यहाँ से उल्टी नंबरिंग देना, 1 2 1, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 शेड्यूल्स। M से क्या आएगा, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ द स्टेट, M से। P से क्या आएगा, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज से जो होंगी जम्मू एंड कश्मीर यूटी की। A से क्या आएगा, ऑथ एंड अफर्मेशन। O से क्या आएगा, नहीं सॉरी, A से आएगा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, यहाँ की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। O से आएगा ऑथ एंड एफर्मेशन। C से आएगा सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल इन द जम्मू एंड कश्मीर। एंड एक बार इस ट्रिक को इससे रिलेट करके 2-3 बार इसको देखोगे तो चीज़ें आपके जहन में खुद चली जाएंगी। कूप M याद रखना है तो आपको 5 शेड्यूल याद होंगे। M से क्या आएगा, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। M से आएगा आपके पास मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। P से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज। A से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। O से ऑथ एंड एफर्मेशन। C से सेंट्रल लॉज। तो ये 5 आपके पास इस तरह से लर्न हो जाएंगे, ठीक है ना। ये थे शेड्यूल्स। अब हम पार्ट के बारे में बोलते हैं और पार्ट के बारे में भी ट्रिक बोलूंगा। पहले मैं पार्ट्स बोलता हूँ कौन कौन से। टोटल हमारे पास 14 पार्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। 14 पार्ट्स किस किस के साथ डील करते हैं ये चीज़ें देखेंगे, फिर ट्रिक बताऊंगा, ये पार्ट्स भी आपको याद हो जाएंगे। देखो पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे। पार्ट फर्स्ट जो है वो किससे डील करता है, पार्ट फर्स्ट आपका डील करता है प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन के साथ। किसके साथ, जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन होती है क्या है, जिसमें सेक्शन फर्स्ट सेकंड आ जाते हैं, डेफिनेशंस वगैरह, उससे डील करेगा। अब इसी तरह से पार्ट सेकंड किससे डील करता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में पार्ट सेकंड डील करता है। थर्ड पार्ट डील करता है रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर में कितनी रिप्रेजेंटेशन होगी, पार्ट थर्ड। एंड पार्ट फोर्थ जो होगा वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूटी लद्दाख, लद्दाख यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन की जाएगी, पार्ट फोर्थ के अंदर है। उसके बाद हमारे पास पार्ट फिफ्थ आता है। जो पार्ट फिफ्थ है वो डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज, कॉन्स्टिट्यूंसीज की डिलिमिटेशन होती है, कॉन्स्टिट्यूंसीज को इंक्रीज किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है, ये सारा कुछ पार्ट फिफ्थ के अंदर। एंड नेक्स्ट इज द पार्ट सिक्स्थ जो शेड्यूल कॉस्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से रिलेट करता है। इतनी चीज़ें याद रखनी है, ज़्यादा ब्रॉड में नहीं जाना है। पार्ट सेवन्थ की बात करें तो मिसलेनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस जो होंगे, बाकी वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और नेक्स्ट इज़ द पार्ट 8 जो कि हाई कोर्ट से डील करता है, जो किससे, हाई कोर्ट से डील करता है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बहुत बार SSB ने ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 9 एडवोकेट जनरल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर यूटी के जो एडवोकेट जनरल होंगे उनके साथ। एंड पार्ट 10 जो होगा वो ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, कि कितना खर्चा आ रहा है स्टेट में, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो सारी कुछ जो होता है पार्ट 10 में। पार्ट 11 की बात करें तो लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स, जो अभी मैंने बोला आपको कि किस तरह से जिसके लिए एडवाइजरी कमेटी भी बनाई जाती है, तो एडवाइजरी कमेटी लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स जो होंगी वो जो होंगी स्टेट के अंदर, तो उसके साथ पार्ट 11। पार्ट 12 की बात करें तो प्रोविजंस एज टू सर्टन कॉर्पोरेशन, डिफरेंट कॉर्पोरेशंस होती हैं स्टेट के अंदर, उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो आपको पार्ट 12 में मिलेंगे। और पार्ट 13 की बात करें, पार्ट ऐसे ही याद रखना क्योंकि एग्जामिनर आपको पार्ट इसी नंबरिंग में आपको बोल सकता है, ऐसे वहाँ पे 14 नहीं लिखा होगा आपके पास, इस तरह से 14 13, तो पार्ट इस तरह से होंगे, ये भी समझ लेना कि क्या क्या है इस तरह से पूछेगा वो। पार्ट 13 की बात करें तो प्रोविजंस टू द डिफरेंट सर्विसेज के रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी, वो पार्ट 13 में। और पार्ट 14 के अंदर आपको लीगल एंड मिसलिनियस, बाकी जो कोर्ट वगैरह से डील करेंगी या बाकी मिसलिनियस प्रोविजंस होंगी, वो पार्ट 14 के अंदर। ये जो पार्ट डिफरेंट 14 पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, यहाँ से पूछे जाते हैं, ये तो आपको याद करने ही करने हैं ये भी, और आपको शेड्यूल्स भी। अब इसके लिए क्या ट्रिक है, देखो पहले समझना ट्रिक के लिए
एक दो बार ट्रिक को पढ़ोगे ना, फिर वो ट्रिक आपके जहन में पूरी चली जाएगी। ये ट्रिक क्या है, सिर्फ फोर्थ पार्ट से शुरू होती है, नहीं सॉरी हाँ, फोर्थ पार्ट से शुरू होती है ये ट्रिक। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13, 14 अप टू 14 पार्ट तक ये ट्रिक आपको काम करेगी। इससे पहले जो 3 है उसके लिए क्या ट्रिक है वो आपके जहन में होनी चाहिए। देखो पार्ट फर्स्ट किससे डील करता था, पार्ट फर्स्ट डील करता है आपके पास प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन से, किससे, प्रिलिमिनरी, ठीक है ना। इसी तरह से पार्ट सेकंड किससे है, पार्ट सेकंड डील करता है रीऑर्गेनाइजेशन से, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। और पार्ट थर्ड जो है वो किससे डील कर रहा है, पहले ये 3 मैं आपको बोल देता हूँ इसके लिए ट्रिक क्या है। पार्ट थर्ड है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। देखो ये ट्रिक पे आए पहले 3 के लिए। फर्स्ट है प्रिलिमिनरी, जब आप अपना एग्जाम दोगे, सपोज आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए गया, आपका प्रीलिम एग्जाम था वहाँ पे, तो प्रीलिम एग्जाम में आपको क्या आ गया, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया। इस तरह से याद रखना रिलेट करके, प्रीलिम एग्जाम में आपको रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया, वो आपके अपने पेपर पे रिप्रेजेंट किया, आपने उसको पेपर पे रिप्रेजेंट किया है। इस तरह से ये पहले 3 आपको याद रहेंगे। प्रीलिम एग्जाम में आपको रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया वहाँ पे, और आपने उसको अपने पेपर पे रिप्रेजेंट किया, यानी लिखा, तो ये तीनों याद रह जाएंगे। पी से प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, और से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आपको आया एग्जाम में, आपने उसको अपने पेपर पे रिप्रेजेंट किया, तो रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, ये 3 आपको याद होंगे। अब देखो आगे क्या होगा, आगे यहाँ से ये ट्रिक काम करेगी। ए दिल संभल, ए दिल संभल, मुझे हाई कोर्ट एडवोकेट अथॉरिटी लेने दे, फिर फेरे लूँगा। क्या है, सिंपल सी बात है। देखो ए दिल संभल, मैं अपने दिल को बोल रहा हूँ कि मेरे दिल, ए दिल संभल, अभी रुको, मुझे हाई कोर्ट एडवोकेट अथॉरिटी, यानी हाई कोर्ट एडवोकेट अथॉरिटी लेने दो, लेने दे, मतलब पहले मुझे हाई कोर्ट एडवोकेट अथॉरिटी लेने दे, फिर मैं फेरे लूँगा, फिर मैं शादी करूँगा, फिर मैं फेरे लूँगा। इस तरह से आपको ये आराम से याद हो जाएगा। देखो फोर्थ पार्ट किससे डील करता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूटी लद्दाख से, यही से आपको वो याद रहेगा। दिल, इससे आपको डिलिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, फिफ्थ पार्ट याद रहेगा। संभल से आपको ST SC याद रहेंगे, संभल से ST SC शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से रिलेट करता है, 6th पार्ट। मुझे, इससे आपको मिसलिनियस याद रहेगा 7th पार्ट से। और 8 से आपको हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से आपको 8th पार्ट जो होता है हाई कोर्ट से डील करता है, तो हाई कोर्ट याद रहेगा। एडवोकेट, उससे 9th पार्ट जो एडवोकेट जनरल से डील करता है इन जम्मू एंड कश्मीर, तो उससे एडवोकेट याद रहेगा। अथॉरिटी, अथॉरिटी से आपको कौन सा पार्ट रहेगा, अथॉरिटी से आपको रहेगा अथॉराइजेशन ऑफ, किसकी अथॉराइजेशन, जो आपके पास एक्सपेंडिचर्स होंगे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, उसकी अथॉराइजेशन वो याद रहेगा। लेने दे से आपको याद रहेगा, L से लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स याद रहेगा 11 से। और फिर फेरे लूँगा, P 2 बार आ गया ना यहाँ पे, पहले बार P से आएगा प्रोविजंस, दोनों बार प्रोविजन से। 12th में क्या है, प्रोविजंस रिलेटेड टू कॉरपोरेशन, दूसरा है प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्विस। यहाँ पे प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्विस है, यहाँ पे प्रोविजन रिलेटेड टू कॉरपोरेशन। तो कॉरपोरेशन C वर्ड जो होता है, C लेटर जो होता है, सॉरी वर्ड नहीं, ये अल्फ़ाबेट में पहले आता है और S बाद में आता है। तो याद रखना, प्रोविजंस रिलेटेड टू कॉरपोरेशन और प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्विस, S बाद में आता है, तो आपको ये 2 याद रह जाएंगे। और लास्ट पे लूँगा, L से आपको रहेगा लीगल। तो इस तरह से आपको ये जो पार्ट्स होंगे, ये 14 पार्ट्स इस ट्रिक से आसानी से याद रहेंगे। इस टाइम थोड़ा लग रहा होगा, जब अपनी कॉपी पे 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आराम से, कभी भूलेंगे नहीं, ये आपको आराम से वहाँ पे क्लिक हो जाएगा। एग्ज़ाम में जब आपके पास ये MCQ फॉर्म में आएगा तो बिल्कुल आसानी से याद रह जाएंगे। सो हमारा जो टॉपिक था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो आज कंप्लीट होता है। 3 पार्ट्स में मैंने कवर किया। सो जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहा था वो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करे, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।